अच्छा जी, सो इन लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था अबाउट इन्वेस्टमेंट्स. We discussed investments related to capital stock. We also discussed in perspective of कहें तो property investment. Then we also discussed inventory investment. और हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स. My voice is audible? यस सर, पर थोड़ा सा सर यस कम सर. आ रहा है पर ओके. थोड़ा सा कम आ रहा है. सर बोर्ड थोड़ा सा दूर है, नजर नहीं आ कैसा? रहा. बोर्ड सर दूर है, नजर नहीं आ रहा. नजर अब ये तो मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि ये मैंने रखा है, मसला तो होगा. सर कोई टेबल रख दो ना सर, फिर सही से नजर आएगा. क्या करूं? टेबल यहाँ पे शो ना सर, वो करीब रख. अच्छा, टेबल में कहाँ से लाऊं? टेबल में इतनी बड़ी कहाँ से लाऊं? लैपटॉप पे कहीं से लाएं. चेयर रख देंगे. चेयर पे ये फिर बोर्ड नीचे हो जाएगा. हम सर वहीं होते थे फिर भी नजर इतना नहीं आता था आपकी राइटिंग वगैरह. अभी कहाँ से नजर आएगी? तो अब समझे, सुने जो बोल हाँ रहा सर, हूं. आप बोलते जाएंगे और हम लिखते जाएंगे सर. आप चलाएं, काम चल जाएगा सर. हो जाएगा. कोशिश कर रहा हूँ कि आप. सर पहले ऐसा करें, आप लिख लें सारा फिर. ठीक है, ये भी लाइट्स म्यूट कर दें. ठीक है, तो ये हमने इन्वेस्टमेंट्स डिस्कस की थी. फर्स्ट कैपिटल स्टॉक के जिसे हम डिनोट करते हैं, इसके हमने डिसीजन क्राइटेरिया भी डिस्कस किए थे कैपिटल स्टॉक के. हाउ वी कैन चूज कैपिटल स्टॉक. डिजायर्ड बेनिफिट marginal benefit of capital should be equals to marginal cost. और हमें पता है कैपिटल की जो marginal benefit थे that was MPK और user cost was its marginal cost. तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया था. फिर हमने डिस्कस की थी कि और जितनी टाइप्स की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उन सब का भी डिसीजन क्राइटेरिया इज सेम. मार्जिनल बेनिफिट शुड इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट. अब थोड़ी सी मैं डिस्कशन करूंगा इस फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट पे, स्पेशली रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट. स्पेशली रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट कि जब हम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, when we discuss about stock market investment, तब हमें डिसीजन किस तरह लेना चाहिए. See, individuals जो होते हैं they also change their decisions based on price fluctuations, है ना. हम अपनी कंजप्शन एंड सेविंग के डिसीजन किस तरह लेते हैं जब प्राइसेस मार्केट में चेंज होती हैं. इनकम मेरी उतनी ही है लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो हमें अपना डिसीजन चेंज करना पड़ता है रिलेटेड टू द कंजप्शन एंड सेविंग क्योंकि प्राइसेस फ्लक्चुएट हो रही हैं. इसी तरह कंपनीज भी अपने डिसीजन चेंज करती हैं और इसी तरह हम भी स्टॉक मार्केट में एज एन इंडिविजुअल अपने डिसीजन रिलेटेड टू द स्टॉक ऑफ दोस कंपनीज चेंज करते हैं. लेट्स अज्यूम आप HPL का स्टॉक बाय कर रहे हैं. लेट्स अज्यूम ज़कर IBA ने एक स्टॉक इशू किया है मार्केट में. तो अब जैसे उसकी प्राइस फ्लक्चुएट होगी हमारे डिसीजन भी चेंज होंगे कि अब मैं ये इस फलां कंपनी का स्टॉक बाय करूं या ना करूं. अब इसी तरह कंपनीज के भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ओवरऑल चेंज होते हैं बेस्ड ऑन सम फ्लक्चुएशंस. अब इकोनॉमिक्स में हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं टॉबिन्स क्यूब. टॉबिन TOBINS बेसिकली दिस इज अ रेशो जो रिलेशनशिप आपको बताता है बिटवीन स्टॉक प्राइस एंड फर्म्स इन्वेस्टमेंट. ये रिलेशनशिप शो करता है किन चीजों में स्टॉक
price and firms इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, तो मेन मोटिव इस रेशो का, टॉबिन्स क्यू का जो है, शो रिलेशनशिप बिटवीन स्टॉक प्राइस एंड फर्म्स इन्वेस्टमेंट। अब वो किस तरह दिखाता है, मैं मैथमेटिकली इस फॉर्मूला को नहीं लिखूंगा, ना ही हम आपसे रिक्वायर्ड करेंगे इस इकोनॉमिक्स में कि आप मैथमेटिकली इस फॉर्मूला को समझें। जब आप फाइनेंस पढ़ेंगे तब आपको सिखाया जाएगा, बट क्योंकि इकोनॉमिक्स की बुक में है आपकी, तो उसके लिए हमें इसे थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा। सो दिस टॉबिन्स क्यू इक्वल्स टू P divided by P, K and K, this type। अब सी यहाँ पे एक assumption है, यहाँ पे एक assumption है। हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट्स हम सिर्फ कैपिटल स्टॉक पे कर सकते हैं, और हमने इस कैपिटल को ही फर्म्स पर्सपेक्टिव में एज एन मेजर इन्वेस्टमेंट डिस्कस किया था। लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टॉक मार्केट और फर्म्स पब्लिकली रजिस्टर्ड कंपनीज, जिन्हें हम कहते हैं, जिन कंपनीज का हम कहते हैं कि स्टॉक हम ले सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं पब्लिकली रजिस्टर्ड कंपनीज, जो कि स्टॉक मार्केट में होती है, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज। उन कंपनीज का जो मेजर वैल्यू है, दिस वी रिप्रेजेंट्स वैल्यू, दिस वी रिप्रेजेंट्स वैल्यू। तो उन कंपनीज का हम एज एन फाइनेंशियल एनालिस्ट या एज एन इकोनॉमिस्ट जो कि हम डिसाइड करते हैं, दिस वी, वो ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट पे डिसाइड करते हैं कि जो मेजर इन्वेस्टमेंट का पोर्शन है किसी भी कंपनीज का, या जो वैल्यू है, वो डिटरमाइंड होता है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट या उस वैल्यू से। लेट्स अज्यूम आपकी कंपनी है, आपको अब 20 अरब चाहिए, ठीक है, पाकिस्तानी रुपीस। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बोरो करें या तो आप अपने पैसे लगाएं। तो वो अपने पैसे लगाने के दो तीन तरीके, एक तो आपके पास अपनी फैमिली का पैसा होना चाहिए, दूसरा आप अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड करवाएं, स्टॉक इशू करें और आपको वहां से पैसे मिले। तो हम जो बात कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। So this Tobin's Q shows relationship between the stock price and that firm's investment, stock market investment. So this V represent value of investment. अभी value of investment है basically इस total फर्म की जो इन्वेस्टमेंट है, जितने पैसे उन्होंने इन्वेस्टर से लिए हैं, उन पैसों से कंपनी ने अभी तक कितना वैल्यू जनरेट किया है। वैल्यू जनरेशन मींस इन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट की होगी, वहां से कितना प्रॉफिट आया, कितना रिटर्न आया, और उसकी बेस पे आपकी कंपनी का क्या वैल्यू है, अभी कितनी वर्थ है, उस स्टॉक की कितनी वर्थ है। अगर वो पहले 20 रुपए का था, क्या वो स्टॉक अब 40 रुपए का हुआ है, 50 रुपए का हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है जी। सो दिस V इज रिप्रेजेंटिंग दैट वैल्यू। नाउ दिस K, ये जो ये वाला K है, इसके ऊपर PK के ऊपर, दिस K मींस कैपिटल, अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट फर्म्स ओन। वो पैसे जो सिर्फ कंपनी के पास अपने पैसे हैं, जहाँ कंपनी की अपनी ओनरशिप है, जिन पैसों पे उन्होंने कोई स्टॉक वगैरह इशू करके वो पैसे नहीं दिए, ये इनके अपने पैसे, प्रॉफिट से इन्होंने रिटेन किए, या ये जब बिजनेस स्टार्ट किया था तब उन्होंने कैश इन्वेस्ट किया था बिजनेस में। एंड दिस PK वी नो, दिस इज द प्राइस ऑफ कैपिटल। PK मींस प्राइस ऑफ कैपिटल गुड्स या मशीनरी है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सो इस रेशियो को जब हम कैलकुलेट करेंगे, सो व्हेन टॉबिन Q इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब होगा कि दिस फर्म्स स्टॉक इज प्रॉफिटेबल टू बाय, दिस फर्म्स स्टॉक इज प्रॉफिटेबल टू बाय। हम बाय कर सकते हैं इस फर्म का स्टॉक और इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज वैल्यू ऑफ कैपिटल इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ बाइंग, कॉस्ट ऑफ
buying. Value of capital is greater than cost of buying. मतलब ये जो V रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यू ऑफ कैपिटल, जो इन्वेस्टर ने इनको पैसे दिए हैं पहले, ऑब्वियसली वो कहीं इन्वेस्ट करेंगे, वहां से जो इन्हें रिटर्न आ रहा है दैट इज वेरी हाई कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ बाइंग. जिस प्राइस पे आप ये कंपनी इन्वेस्टर से पैसे ले रही थी. लेट्स अज्यूम कंपनी ने शेयर इशू किए 30 रुपीज पे. दिस इज द वैल्यू ऑफ बाइंग. लेकिन अब जो वैल्यू ऑफ कैपिटल है 30 रुपीज, अब वो हो गया 60. क्यों 60? क्योंकि कंपनी ने ये 30 रुपए कहीं इन्वेस्ट किए हैं. और ये रेशो भी वही बता रहा है, वैल्यू डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ कैपिटल एंड टोटल इन्वेस्टमेंट जो कंपनी करती है, अपने पैसे कंपनी के और जिन पैसों से उन्होंने मशीनरी ली और उससे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की कहीं ना कहीं पे, या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की, तो उनसे ओवरऑल कंपनी का वैल्यू इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ. ये रेशो भी आपको इस फॉर्म में ही बताया जा रहा है. सो जब ये वैल्यू ऑफ कैपिटल ज्यादा होगा वैल्यू ऑफ या कॉस्ट ऑफ बाइंग से, तो हम ये स्टॉक बाय कर सकते हैं. सो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में हम डिसीजन इसी पे ले सकते हैं. अगेन सी, क्या ये मार्जिनल बेनिफिट नहीं है वैल्यू ऑफ कैपिटल और कॉस्ट ऑफ बाइंग? क्या ये मार्जिनल कॉस्ट नहीं है? यस, ये दोनों चीजें भी अगेन सेम चीज रिप्रेजेंट कर रही हैं. अब इस डिस्कशन का मकसद यही है जो मैं आपको करवा रहा हूँ कि अगेन इन स्टॉक मार्केट इज आल्सो अ सेम काइंड ऑफ डिसीजन क्राइटेरिया, चाहे फाइनेंस हो चाहे मार्केटिंग हो. मार्जिनल बेनिफिट शुड बी ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टोबिन स्क्यू. आपको इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. ये जस्ट आउट ऑफ माय क्यूरियोसिटी मैंने आपको बताया कि इन फाइनेंस वी आल्सो यूज दिस मार्जिनल बेनिफिट इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट. जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस? सर अजम्पशन तो क्लियर कर दे. assumption इसमें एक ही है कि this V value is representing value of your investment. अब वो इन्वेस्टमेंट कहाँ है कि यहाँ पे हमने क्या किया था, जो टोटल इन्वेस्टमेंट आ रही है वो सारी की सारी हम क्या कर रहे हैं, मशीनरी बाय करने में कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पे क्या है assumption की नहीं, हम सारी की सारी मशीनरी बाय नहीं करते, ये हम प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं. ये हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में कंपनीज इन्वेस्टमेंट करती हैं, जो कि इन्वेस्टर से पैसा आता है या कहीं से भी पैसा आता है. उन प्रोजेक्ट से देन कंपनीज प्रॉफिट जनरेट करती हैं. फिर जब प्रॉफिट जनरेट होता है तो ये जो वी है वैल्यू ऑफ कैपिटल ज्यादा हो जाता है वैल्यू ऑफ और कॉस्ट ऑफ बाइंग दैट पर्टिकुलर मशीनरी और एटसेट्रा जो भी आप बाय करते हैं. सही है सर, मतलब कि कैपिटल में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अदर प्रोजेक्ट्स के अलावा? कैपिटल में करती हैं सी बी के प्राइस ऑफ कैपिटल, लेकिन पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट कैपिटल में नहीं करती. जिस तरह यहाँ पे था इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल स्टॉक, हम बात करें इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट, तो कंपनीज पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट स्टॉक कैपिटल में नहीं करती, वो प्रोजेक्ट्स में भी करती हैं जहां से उन्हें रिटर्न आते हैं. सही है सर. चलें, तो ये एक्स्ट्रा डिस्कशन. अब वी आर मूविंग अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, गुड्स मार्केट इन्वेस्टमेंट. गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम. गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम जी कब होगा? व्हेन aggregate demand equals to aggregate supply. Yes or no? Yes sir. An aggregate supply equals to aggregate
डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड कब होगा? वी नो y इक्वल्स टू c प्लस i प्लस g, और हम क्लोज इकोनॉमी डिस्कस कर रहे हैं तो xn 0 होगा. तो वी ऑल्सो नो दैट दिस साइड ऑफ इक्वेशन शोज एग्रीगेट डिमांड. Yes or no? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So know कि this side is a demand और output is aggregate supply. Output is aggregate supply. Yes or no? Yes, sir. Yes, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सपेंडिचर अप्रोच से जो हमें आउटपुट मिलता है दैट इज अवर एग्रीगेट सप्लाई बेसिकली, और जो उसके कंपोनेंट होते हैं एग्रीगेट सप्लाई के दैट जनरेटिंग और जनरेट्स बेसिकली एग्रीगेट डिमांड इन इकोनॉमी. तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई. सो दिस इज द वन kind of, or we say one type of goods market equilibrium जो हम एनालाइज कर सकते हैं एक इस तरीके से. अब दूसरा तरीका होता है जो कि इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया है, सेविंग्स इक्वल्स टू व्हाट? सेविंग्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट्स. अब क्या इस इक्वेशन से हम वो चीज राइट कर सकते हैं? यस, I इक्वल्स टू, अब क्या होगी इक्वेशन? y माइनस c माइनस g. So this is investment, this is investment, this is saving, this is saving. Income minus consumption minus government expenses. तो ये पार्ट हमें बता रहा है saving, और this I is investment. So basically this is goods market equilibrium. When investments equals to savings, investments equals to saving, or when ID equals to SD, ID equals to SD. So these are the two conditions जब हमारे पास गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम आ सकता है. नाउ मूविंग अहेड, हम थोड़ा सा अब इसे डिस्कस करते हैं इन अ ग्राफिकल फॉर्म. सी दिस इज, इसे मैं क्या नाम दूं? सेविंग और इन्वेस्टमेंट? इसे मैं क्या नाम दूं? सेविंग और इन्वेस्टमेंट ऑन इंटरेस्ट रेट. जी इसे मैं क्या नाम दूं? सेविंग और इन्वेस्टमेंट? सेविंग लग रही है सर. सेविंग. जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा सेविंग दूंगा. इन्वेस्टमेंट, दिस विल बी इन्वेस्टमेंट, और this curve will be called as a saving. इसे saving क्यों कहते हैं और इसे investment क्यों? Why we called demand as an investment and why we called saving as a supply? Anyone? My question is again I am repeating, this aggregate demand हम कह रहे हैं ये इन्वेस्टमेंट है और दिस एग्रीगेट सप्लाई इज सेविंग. क्यों? आप जवाब मैं आपसे ही लूंगा, मैं नहीं दूंगा. अगर नहीं देंगे तो ये आपको खुद फाइंड करना है. मैं जवाब नहीं दूंगा. बताएं आप. नहीं करेंगे तो आई वोंट टेल यू. सर अपने हिसाब से बताएं. हाँ अपने हिसाब से बताएं. सर सेविंग का भी पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है इंटरेस्ट रेट के साथ. जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है हम ज्यादा करते हैं. सप्लाई का भी पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस के साथ. प्राइस पर और इन्वेस्टमेंट का पॉजिटिव, और सर इन्वेस्टमेंट का नेगेटिवली रिलेशनशिप. सही है.
इसलिए सर इसको डिमांड के साथ कर सकते चलें, सो यस, कौन थे ये साहब? आई गेस काशिफ, हैं। नजीब नजीब सर नजीब। नजीब। सो नजीब ने बिल्कुल सही कहा कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो हम क्या करते हैं, हमने डिस्कस भी किया, पीपल सेव मोर, और जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ता है हम इन्वेस्ट कम। क्यों इन्वेस्ट कम करते हैं? क्योंकि हमारी यूजर कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर आप रिकॉल करें, जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ा था पास्ट में, इफ यू कैन रिकॉल, कैपिटल डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक में वन फैक्टर वाज इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा था तो हमारी यूजर कॉस्ट बढ़ रही थी, मतलब कॉस्ट ऑफ यूजिंग कैपिटल इंक्रीज हो रही थी। तो जब वो इंक्रीज होगी, व्हाट विल हैपन, यूजर कॉस्ट ज्यादा होगी तो हमारी इन्वेस्टमेंट कम करेंगे हम। हो जाएगी। रिकॉल फ्रॉम दैट लास्ट लेक्चर, स्पेशली डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक में। तो दैट्स द मेन रीजन। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से सेविंग रेट इंक्रीज होता है, और मतलब सेविंग लोग ज्यादा करते हैं, और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने से इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, क्योंकि यूजर कॉस्ट ऑफ यूजिंग कैपिटल वो बढ़ जाती है। इसीलिए देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्टमेंट, एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट एंड सेविंग। सही है जी? तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस इज अ गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम। अब यहां पे आपकी क्या होगी? डिजायर्ड सेविंग एंड आईडी एंड आईएस होगा। सही है? दिस इज अ गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम। अब थोड़ा सा मैं ऐसे, जो कि हमारे मे बी आई विल बी टेकिंग हार्डली 15 मिनट्स ऑफ योर्स, उसके बाद हम क्लास एंड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे चैप्टर खत्म हो रहा है। अब मैं इसी चीज को, इसी रिलेशनशिप को, ये वाला जो है, इसे मैं कुछ, एक टेबल बनी है आपकी बुक में, उससे डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ, और हम उसके थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। I is 3% and 6%. Then Y, I means interest, Y means output. ये नजर आ रहा है by the way? नहीं सर। थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा। अभी रुकिए। सर ये थोड़ा सा नीचे करके लिखें सर। हाँ, ऐसे। जूम इन कर दें। थोड़ा बड़ा करके लिखें। अब सही है? अब नजर आ रहा है? जी सर, थोड़ा बहुत क्लियर है। आ रहा है सर, आ रहा है। गुजारा है सर। I 3%, 6%. सही है सर, क्लियर है। Y 2150. अदरवाइज ये बुक खोल लें, बुक में यही टेबल बनी है। 2150 and 2000. Consumption is 1500 and 1000. Investment is 1500 and again 1500. अच्छा जी, अब आपको फाइंड करना है एस डी सेविंग, और आपको फाइंड करना है एग्रीगेट डिमांड एडी, जो कि है सी प्लस आई प्लस जी, हमें पता है। और एस कैसे मिलता है हमें? वाई माइनस सी माइनस जी। आपके पास ये डेटा है, निकाल के दें। और आप तो तमाशा माइक बंद रखें। और यहाँ पे हमें एग्रीगेट डिमांड मुझे निकाल के दें, और इसे हम क्या कहते हैं? एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट। तो जी फर्स्ट में सेविंग क्या होगी? वाई क्या है हमारे पास? 2150 माइनस सी क्या है? 1500
और माइनस जी, हमारे पास जी है, जी है या नहीं है हमारे पास? जी मैंने मिस कर दिया, सॉरी। हाँ नहीं है सर। जी की डेटा है, मैंने मिस कर दी, तो जी की डेटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जी इक्वल्स टू 1500 तो जी इज 1500। तो एस डी क्या बना, अगर आप ये सॉल्व करेंगे, दिस विल बी 853%. When interest rate is 3%, when interest rate is 3%, saving is 850. Now when interest is 6%, तब क्या बनती है सेविंग? लेट्स सी। अब इनकम कितनी है? 2000, कंजप्शन कितनी है? 1000, और जी कितना है अगेन? 1500. तो दिस सेविंग इक्वल्स टू 1000। ठीक है जी। तो ये जब 3% इंटरेस्ट रेट था, सेविंग इज 850, और जब 6% इंटरेस्ट रेट है, सेविंग इज 1000। तो सी ये रिलेशनशिप हमें नजर आ रहा है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो सेविंग भी इंक्रीज हो रही है। चलिए, अब इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट हैं जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ इसी डेटा में। एक तो हमने रिलेशनशिप देखा कि वाकई में इंटरेस्ट रेट बढ़ने से सेविंग इंक्रीज हुई। अब एग्रीगेट डिमांड, और जिसे हम कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट, सो दैट इज सी प्लस आई प्लस जी, सी प्लस आई प्लस जी। तो सी कितना है हमारे पास? 2150 प्लस इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1500 प्लस जी कितना है हमारे पास? 1500. So this AD equals to 5150. Investment is 5150, और AD equals to C जो है हमारे पास अगेन 2000 जो कि हमने यहां से ली, और प्लस I क्या है? 1500, I is 1000. मैंने डेटा ही गलत लिख दिया यार, सॉरी, द डेटा इज रॉन्ग। अगेन आई एम रिपीटिंग इट। हम दोबारा कैलकुलेट करते हैं। सो मैं इसे दोबारा बना रहा हूँ, होल्ड ऑन। डेटा Y2150 नहीं, डेटा ही हमने गलत लिखा है, बाकी सब सही है, नाम थोड़े गलत हो गए। चलिए, आई एम सॉरी फॉर दैट। I 3%, 6%. Now this is why मैंने मिस कर दिया था बेसिकली। 4500, 4500, और this y is not y, this is C, this is I, and this is G, this is G। ठीक है जी। अब बाकी यहाँ पे this will become 4500 minus 2150 minus 1500, तो आपको 850 मिलेंगे, और यहाँ पे 4500 minus 2000 minus 1500, you will get 1000। ये चीज सही है बिल्कुल। और यहाँ पे अब चीजें सही है। Now your aggregate demand on 3% will be C is 21550, C consumption is 2150, plus investment is 1500, plus G is also 1500। तो यहाँ पे AD जो बना on 3% is 5150, और on 6% your AD will equals to 2000 is your C consumption, plus investment is 1000, plus G is 1500. So your aggregate demand will equals to 4500। 4500 जी। ये डेटा क्लियर हुई आपको? अब
सॉरी मैंने पहले sir. डेटा गलत लिखा था, कॉन्सेप्ट इज सेम। आपके पास इंटरेस्ट रेट है, आपके पास इनकम है, आपके पास कंजप्शन है, इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट परचेजेस है। बेस्ड ऑन दिस डेटा आपको सेविंग जिसे हम सप्लाई कह रहे हैं वो कैलकुलेट करनी है दोनों रेट्स पे, और आपको एग्रीगेट डिमांड और इन्वेस्टमेंट जिसे हम कह रहे हैं वो कैलकुलेट करनी है बेस्ड ऑन दिस डेटा। अच्छा जी, तो अब क्या करना है हमें? नाउ सी, क्या आप लोगों की, क्या हमें यहाँ पे इक्विलिब्रियम मिल रहा है? 3% पे क्या हमें मार्केट इक्विलिब्रियम मिल रहा है, गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम मिल रहा है? जी, डेटा आपके सामने है। डिफरेंट वैल्यूज आ रहे हैं सप्लाई और डिमांड के। मार्केट इक्विलिब्रियम कब होता है? सेम वैल्यू। व्हेन सेविंग सप्लाई इज इक्वल डिमांड। प्लस इन्वेस्टमेंट। ये हमारी क्या है? इन्वेस्टमेंट, और ये हमारी सेविंग। तो अब देखें 3% पे सेविंग कितनी है हमारी? ये नजर आ रहा है क्या? 850। 850 और 3% वी हैव 850 सेविंग, और इसी 3% पे सी हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है? So 1500। 1500। क्या गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम हम अचीव कर पा रहे हैं ऑन 3%? नहीं सर। नो। नाउ सी ऑन 6%। 6% पे आपकी सेविंग कितनी आई? 1000। अब आप देखिए 1000 ऑन 6% पे इन्वेस्टमेंट So 1000। 1000, तो दैट मींस ऑन 6% हमारे पास गुड्स We have मार्केट इक्विलिब्रियम equilibrium। है। लेकिन ये हमने सिर्फ एक कंपोनेंट से देखा, सेविंग को कंपेयर किया इन्वेस्टमेंट से। अगर अब हम कंपेयर करें इस डिमांड को विथ दिस वाई, एंड वी नो दूसरी कंडीशन क्या है गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम की? एक तो हमने एक कंडीशन से देख लिया ना कि इन्वेस्टमेंट्स शुड बी इक्वल्स टू सेविंग, तो हमें गुड्स मार्केट मिलेगा, ठीक है, जो कि हमने इस कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? y equals to c plus i plus g, यही है ना एक्सपेंडिचर अप्रोच? Yes sir। ये हमारी y क्या Yes, है? sir. सप्लाई, और ये क्या है हमारी? एग्रीगेट। Out aggregate demand। नाउ सी दैट अगर ये एग्रीगेट डिमांड है, क्या 3% पे दिस एग्रीगेट डिमांड कितनी है? नजर आ रहा है सबको? क्या वैल्यू है? 5000 है सर। 5150 5150। दिस इज एग्रीगेट डिमांड। क्या एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है? एग्रीगेट सप्लाई कहाँ? ये रही आपकी वाई। ये कितनी है वाई? सर 4500। डबल। मतलब 3% पे अगेन दूसरी कंडीशन, गुड्स मार्केट इज नॉट इन जी इक्विलिब्रियम। सर। नाउ सी ऑन 6%। 6% पे एग्रीगेट डिमांड कितनी आई? 4500। 00। So now see here again on 6% supply We output 4500 सही है। 0. So that means on 6% दूसरी कंडीशन से भी we are achieving our goods market equilibrium. इक्विलिब्रियम। ठीक सर। Yes sir। दो कंडीशंस जो कि हमने पहले डिस्कस की थ्योरेटिकली, अब हमने इसे मैथमेटिकली भी देखा कि दोनों कंडीशन से गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम सेम पॉइंट्स पे ही अचीव होगा। पॉइंट्स इन द सेंस कि अगर एक कंडीशन कह रही है कि 6% पे गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है, तो सेकंड कंडीशन विल आल्सो सपोर्ट दैट 6% ना के ये 3%। क्लियर? यस सर। ओके जी, यस सर। फेयर इनफ। अच्छा जी, अब लास्ट टॉपिक है कि शिफ्ट इन सेविंग एंड शिफ्ट इन इन्वेस्टमेंट। शिफ्ट इन सेविंग एंड शिफ्ट इन इन्वेस्टमेंट। सेविंग कर्व जी हमारा शिफ्ट किन फैक्टर की वजह से होता था, बताएं मुझे। हमने डिस्कस किया है
डिटर्मिनेंट्स ऑफ सेविंग कौन से हैं? डिटर्मिनेंट्स ऑफ सेविंग सर इंटरेस्ट Interest rate. रेट इनकम था जिसमें करंट और फ्यूचर इनकम है ना, Wealth. उसके बाद Interest और wealth wealth. था हमारे पास, टैक्सेस उसके बाद इंटरेस्ट रेट था, लास्ट हमारे पास परचेजेस थी, Taxes. परचेजेस एंड टैक्सेस। Taxes. तो ये जितने भी सेविंग के डिटर्मिनेंट्स हैं, दीज ऑल डिटर्मिनेंट्स विल ब्रिंग शिफ्ट। अब वो इनवर्ट होगा या अपवर्ड होगा, दैट इज योर असाइनमेंट। आप करके देखें कि ये जो सेविंग के डिटर्मिनेंट्स हैं, गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम को इनवर्ट शिफ्ट करेंगे या आउटवर्ड। एग्जांपल दे देता हूं एक, करंट इनकम बढ़ने से क्या होगा, मेरी करंट कंजप्शन बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी. बढ़ बढ़ जाएगी। जाएगी। कम होगी या ज्यादा होगी? Saving बढ़ जाएगी. बात करें करंट इनकम बढ़ने से 1 लाख से 50 लाख सैलरी हो रही है, क्या हो रहा है? कंजप्शन बढ़ जाती थी मेरी, Yes sir. और नॉर्मल Yes, sir. सेविंग कम हो रही थी कंपेयर टू दैट कंजप्शन। तो ये कर्व कहाँ शिफ्ट होगा, आउटवर्ड और इनवर्ड? होगी क्या होगा? सेविंग वाला इन्वर्ट होगा सर। इनवर्ड। Left side sir. ऐसे Left side. लेफ्ट साइड। सेविंग वाला इन्वर्ट होगा। तो कि पहले ये थी मेरी इन्वेस्टमेंट इन सेविंग लेवल, अब वो डिक्रीज हो गई, इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज हो गया। तो दीज आर द डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर्स व्हिच मे ब्रिंग शिफ्ट्स टू द सेविंग कर्व। इन्वेस्टमेंट के डिटर्मिनेंट्स क्या थे? 3 थे, हमने डिस्कस किए हैं। इन्वेस्टमेंट के डिटर्मिनेंट्स 3 है, कौन कौन से? इन्वेस्टमेंट के डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से? नंबर 1 इंटरेस्ट, R, सेकंड टैक्स, T, थर्ड Innovation. MPK। याद है लास्ट क्लास में ये सब डिस्कस किया था, इंटरेस्ट, टैक्स एंड MPK। जी Yes sir. Good हो गया. हो ये गया। याद है सर। सो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो व्हाट डू यू थिंक क्या होना चाहिए? इसे मैं वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे ले आता हूं। व्हेन इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, मतलब यहां से यहां चला जाएगा, तो वी विल बी हैविंग दिस सेविंग इंक्रीज हो जाएगी सर। आउटवर्ड हो जाएगा, तो हमारे पास एक न्यू इक्विलिब्रियम आ जाएगा। सो दिस इज हाउ दीस 3 फैक्टर्स कैन इफेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, कंजप्शन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब इन डिटर्मिनेंट्स की शिफ्ट कैसे होगी, आप लोगों ने काफी प्रैक्टिस की है, अब आप ये खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो कॉन्सेप्चुअल वाइज दिस चैप्टर इज एंड। एनी क्वेश्चन? जी एनी क्वेश्चन? सर हमने इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो उसको थोड़ा बता दें। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कुछ और नहीं है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो बिजनेसेस होते हैं वो क्यों रिकॉर्ड करते हैं अपने रिकॉर्ड कह रहा हूँ, क्यों अपने पास स्टॉक रखते हैं और किस सिचुएशन में स्टॉक रखते हैं। द सिचुएशन इज सेम अगेन फॉर दैट। जब वो समझते हैं कि स्टॉक करने का जो बेनिफिट है कॉस्ट से ज्यादा है। अगर मैं 10 लाख का अभी स्टॉक कर रहा हूँ किसी भी प्रोडक्ट का, तो दैट मींस दैट प्रोडक्ट इज इन्वेंट्री फॉर मी। अगर वो मैं स्टॉक कर रहा हूँ तो मैं समझ रहा हूँ कि ये 10 लाख की इन्वेंट्री स्टॉक करने से मेरा जो मार्जिनल बेनिफिट है वो ज्यादा आने वाला है विद इन 1 मंथ और 2 मंथ्स कंपेयर टू माई कॉस्ट। अगर मैं अब 10 लाख की स्टॉक कर रहा हूँ या सेविंग कर रहा हूँ, जिसे हम अगेन सेविंग ही कहते हैं, स्टॉक करना, वो 2 महीने के बाद मेरे 20 लाख हो सकते हैं, 15 लाख हो सकते हैं। सो दिस इज व्हाट अ मार्जिनल बेनिफिट। सो व्हेन मार्जिनल अगेन कॉस्ट इज लोअर देन मार्जिनल बेनिफिट, तो कंपनीज और वी गो फॉर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एज वेल। ठीक है सर। चलें जी। सो
एनी अदर क्वेश्चन? सर छुट्टियां एक्सटेंड होंगी? चलें, सो